नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, हर रोज जो एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है, विवादों में रहती है और जो बयान सबसे ज्यादा दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और उनके मुख्यमंत्री की तरफ से, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक और नेता जिसके खिलाफ राशन पानी लेकर एकदम आग बबूला रहते हैं, वो है दिल्ली के उपराज्यपाल। इस बार ये पहला मौका नहीं है जबकि उपराज्यपाल के खिलाफ लगातार आरोपों की झड़ी लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। इससे पहले भी 3 उपराज्यपाल रह चुके हैं। जब से केंद्र में वो आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही बहाना दिल्ली का विकास ना होने के पीछे बनाते हैं, वो है कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे। बहरहाल जो आरोप लगाए गए थे दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन सबको लेकर एक जवाब दिल्ली के एलजी उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए दिया है अरविंद केजरीवाल को। ये चिट्ठी में क्या क्या अहम बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बार का जो अहम मुद्दा है वो है दिल्ली के सरकारी टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग देने के लिए जो फाइल भेजी गई थी, उसके लिए वो जाना चाहते थे और दिल्ली सरकार उनको भेजना चाहती थी। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि उपराज्यपाल ऐसा नहीं करना चाहते और उस फाइल पर रोक लगा दी है। सवाल जवाब, एक लेटर बम, उसके जवाब में दूसरा लेटर, ये आज दिन भर रहा है। तो जरा आज इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली का असली बॉस है कौन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, लेकिन संविधान में तो कुछ और ही लिखा है ना। तो देश संविधान के हिसाब से चलेगा या फिर कि एक मुख्यमंत्री के कहने पर चलेगा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जो कि उस उपराज्यपाल के खिलाफ अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आए हैं। आइए जरा उन बयानों पर नजर डाल लेते हैं। एलजी कौन हो गया हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। आम आदमी पार्टी की एक ही पहचान, संवैधानिक पदों पर बैठने वालों का करो अपमान, चाहे वो एलजी हो जिनके खिलाफ अपशब्द बोले गए। अरविंद केजरीवाल, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि दिल्ली में आज 24,000 टीचर्स की कमी है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज नहीं किया गया, दिल्ली के 70% स्कूल्स में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। अगर उनको चिंता होती एजुकेशन की, तो आज अरविंद केजरीवाल बताए कि एनरोलमेंट रेट, अटेंडेंस रेट दिल्ली के स्कूलों में लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में 13 प्लॉट डीडीए ने दिए, परंतु एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, एक नया अस्पताल नहीं खोला गया। उल्टा हमें शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, चलिए, तो एक तरफ दिल्ली की सरकार पर, अरविंद केजरीवाल के कई मंत्रियों पर लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप है, बीजेपी उसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ध्यान भटकाने के लिए एक तरीके से पूरी जो कवायद है वो अरविंद केजरीवाल की है कि उपराज्यपाल के खिलाफ में बात की जाए, उपराज्यपाल को निशाना बनाया जाए और उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार से एक जो उनका विवाद जो हमेशा से चलता रहा है, कभी वो हमने देखा कि धरने पर बैठ जाते हैं संसद भवन के सामने, कभी वो अपने सारे लाओ लश्कर के साथ में उपराज्यपाल के निवास पर कूच कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने सारे लाओ लश्कर और विधायकों के साथ वो मिल लें उपराज्यपाल से। उपराज्यपाल ने आज दलील दी, जो उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया और जो आज चिट्ठी लिखी उपराज्यपाल ने, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक दलील भी दी। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा मुद्दा बनाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि उन्हें समय नहीं दिया गया मिलने के लिए, ये बात पूरी तरह सरासर गलत है। समय उन्हें भी दिया गया
और समय उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी दिया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो जो सभी विधायक हैं उनके साथ में जाकर उपराज्यपाल से मिले। ये वही सीन था जब वो संविधान की कॉपी लेकर के जा रहे थे और दिखाना चाहते थे कि आखिर संविधान में उनकी क्या शक्तियां हैं, उपराज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी राज्यपाल से, उपराज्यपाल से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से भी मिलने का एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है। उससे पहले परमिशन ली जाती है, समय लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट नोटिस पर जाकर धावा बोल देते हैं और ये मांग रखते हैं, ये दबाव डालते हैं कि हम अपने सभी विधायकों के साथ ही आपसे मिलेंगे, तो क्या सवाल उठाना जायज है उपराज्यपाल पर कि वो समय नहीं दे रहे हैं? तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर उपराज्यपाल ने आज जो चिट्ठी लिखी उसमें बात की। हालांकि चिट्ठी का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका जो काम है उपराज्यपाल का, वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर है। दिल्ली में लगातार जिस तरह से एक स्वाति मालीवाल जो कि डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष है, उन्होंने एक वीडियो जो शूट किया था रात के 2:30 बजे, उसको लेकर हालांकि विवाद खड़े हो चुके हैं कि किस तरह का वो वीडियो है, किस तरह से शूट किया गया, वो तमाम एक अलग बात है। लेकिन यह भी सवाल खड़ा किया गया है इस चिट्ठी का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना वो उपराज्यपाल का काम है, लेकिन उस काम को वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है उसमें वो दखलंदाजी कर रहे हैं। तो जरा आज इस पर भी चर्चा करते हैं कि दोनों के बीच में जो शक्तियां हैं और जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है उसमें पिस कौन रहा है। हालांकि दिल्ली की जनता और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे की जो स्टोरी है उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, एक एक करके और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि बागरी भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और उसके साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा अनुजा जी आप ही का रुख करती हूं, ये आखिर एलजी वर्सेस जो अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है, इसमें पिस तो दिल्ली की जनता रही है। आप लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर टीचर्स चाहते हैं फिनलैंड में ट्रेनिंग करना, तो क्या वाकई में फाइल रोकना जो है वो जरूरी था? ये एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। रीमा जी, मुझे जहां पर लगता है कि मैं एक लॉयर भी हूं, अगर उसके संज्ञान में लेकर बात करें तो ये बात बहुत बारीकी से समझनी चाहिए कि एलजी की पावर क्या है और एक चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है। एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू से आती है। बीजेपी इसको गठित नहीं करती। जैसे कि इनका रोना रहता है कि सीबीआई भाजपा की है, ईडी भाजपा की है, यहां पर इसी तरीके से जो एलजी पोस्ट है ये प्रेसिडेंशियल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसको सीधा साधा इसका जो काम है वो है, एलजी जो है वो पूरी यूटीआई, आप देखिए सारी चीज जितनी यूनियन टेरिटरीज है उन सब में एलजीज है, सब में गवर्नर्स हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो एलजी है वो अपना काम ना करे। जो एलजी का काम है कि जितना अरविंद केजरीवाल, मतलब जो चुनित जो लोगों की जो मैंडेट से आए हैं, उनके काम को सुनिश्चित करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। और चीफ मिनिस्टर का काम यह है, क्योंकि आप लोगों से चुन कर आए हैं, आपके ऊपर ये ड्यूटी है, आप दिल्ली का जो जितना काम है उसे सुनिश्चित कीजिए। और अगर एलजी साहब आपको लव लेटर्स लिखते हैं तो उसका जवाब दीजिए। और जवाब देने का तरीका जो इन्होंने विधानसभा में सुना, जिस तरीके से हमने सुना, क्या ये शर्मसार नहीं है? क्या कभी शीला दीक्षित जी को आपने इस तरीके से एलजी के साथ बदतमीजी करते हुए सुना? क्या बाकी के जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या वहां पर कभी आपने इस तरीके की बात करी? आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास कोर्ट्स हैं, आप जाके बात कीजिए। इस तरीके से अब एलजी साहब के बारे में अब शब्द बोलना, कौन है एलजी? मेरे सिर पे आके बैठ गया एलजी, अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे कहां से? क्या ये एक चीफ मिनिस्टर की भाषा हो सकती है? शर्म आती है। एक दिल्ली के आप एक जागरूक इंसान हैं, आपने धरने से शुरू किया, क्या इसी तरीके के धरने से आपने आने वाले वक्त में यह पार्टी का संगठन किया था? जरा सा नेशनल पावर क्या आपकी सत्ता में आ गई?
आपसे पूछने की बात ये आ गई कि एलजी कौन है, कहां से आ गया एलजी, इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे आप? ठीक है, एलजी साहब जो है, जो आपको लव लेटर्स लिख रहे हैं, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से है। आपको कोई दिक्कत है, कोर्ट से बात कीजिए। इस तरीके से आप जो पूरा इशू आपने क्रिएट किया। दूसरा रीमा जी, एक बात और है जो फिनलैंड की बात बार बार एक सेकंड अनुजा जी, मैं पहले इस पर जवाब ले लूं, क्योंकि आपने एक जो भाषा का सवाल खड़ा किया, ये एक सवाल है। और मेरे साथ अब मुदित अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जरा घनेंद्र जी, आप ही का रुख मैं करूंगी। बाकी सब बातें अपनी जगह है। लड़ाई तो लगातार जब से आप सरकार में आए हैं 8 साल से चल ही रही है उपराज्यपाल के साथ, लेकिन कौन है एलजी? ये जो भाषा विधानसभा के पटल पर, सदन में, इस भाषा को आप अप्रूव करते हैं क्या? गणेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए रीमा जी, मैंने ना अनइंटरप्टेड भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुना है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात कह दूं और हमसे सब शालीनता से। देखिए, जो आपने सवाल करा, आज दिल्ली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुकी है। आज दिल्ली के अंदर एक संवैधानिक संकट आ चुका है। और देखिए, मेरा यह मानना है कि कोई भी सरकार संविधान से चलेगी, लोकशाही से चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी। लोकशाही का मतलब क्या है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है। लोग अपने वोट के माध्यम से, जनादेश के माध्यम से सरकारों को इलेक्ट करते, सरकारों को चुनते हैं। अब दिल्ली के लोगों ने हमें सिलेक्ट करा, दिल्ली के लोगों ने हमें वोट करा, दिल्ली के लोगों ने हमारी सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी हमारी है। हमारी सरकार के पास जो काम है, जो संविधान में काम किया, मैं नहीं कह रहा संविधान में कुछ काम एलजी साहब के लिए है और कुछ सब चुनी सरकार के लिए, और इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने भी एक आदेश दे दिया कि दिल्ली में जो 2 तरीके के काम है, एक तो रिजर्व ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर है। रिजर्व सब्जेक्ट क्या है? इस पर आती हूँ घनेंद्र जी, इस पे भी आऊंगी। किसके पास क्या शक्ति है, मैं आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। किसके पास क्या शक्ति है? अभी मेरा सवाल था, एलजी हमारे सिर पर आकर बैठ गया है, एलजी है कौन? ये क्या इस लैंग्वेज को अप्रूव कर रहे हैं आप? इस भाषा को संविधान में ये कहां लिखा है कि एलजी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो? मैं ये जानना चाह रही थी। आपने संविधान का नाम लिया, तो संविधान में क्या ऐसा भी कुछ लिखा है? रीमा जी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होती है, जो असंवैधानिक और असंसदीय भाषा क्या होती है? जब दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को आतंकवादी बोला जाता है, जब दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री को नक्सली बोला जाता है, तब कोई डिबेट नहीं करता कि ये अनपार्लियामेंट्री और असंसदीय भाषा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कौन है एलजी। अरे इसमें क्या दिक्कत है? कौन है एलजी? एलजी के पास क्या अधिकार है कि जो चुनी सरकार के कामों को रोक दे, जो चुनी सरकार के कामों पे अड़ंगा डाल दे, टांग अड़ा दे? एलजी के पास अधिकार नहीं है। एलजी के पास जो अधिकार है, जो काम है, एलजी वो काम करे। एलजी दिल्ली की पुलिस ठीक करे। दिल्ली की पहचान रेप कैपिटल के नाम से होती जा रही है। आज दिल्ली की पहचान क्राइम कैपिटल के नाम से होती जा रही है। आज दिल्ली में डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीट घसीट के मार दिया जाता है। अभी तक 302 का मुकदमा केस रजिस्टर्ड नहीं होता। धनेंद्र जी, ये तो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मैं आऊंगी इन मुद्दों पर, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था। क्योंकि जो बच्चे, जिन बच्चों का आपने हवाला दिया ना कि बच्चों की पढ़ाई, टीचर्स और तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस बार सबसे ज्यादा बवाल हुआ, क्या वो बच्चे संवैधानिक संस्थाओं पर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारा कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, उपराज्यपाल है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके लिए तू तड़ाक की भाषा आपको लगता है पढ़ानी चाहिए, उनको समझानी चाहिए, उनको बतानी चाहिए? तू तड़ाक, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल, क्या ये ठीक है? क्या ये मैं जानना चाह रही थी बहुत ही आराम से। मैंने रीमा जी बहुत साफ तरीके से आपको बताया कि जिस तरीके से एलजी साहब बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से एलजी साहब रिएक्ट कर रहे हैं, पहले दिन से लगातार, फर्स्ट डे से, जब से एलजी साहब दिल्ली के एलजी बने, तब से लगातार उनका एक ही काम है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाए, कैसे मनीष सिसोदिया को परेशान किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों को रोका जाए। जब से आए तब से सारी फाइलें मंगवा ली। रोज एक ही काम है कि सुबह उठाते हैं फाइल सीबीआई को, लो जी आज एक्साइज ले जाओ, लो आज ट्रांसपोर्ट ले जाओ, लो आज एजुकेशन ले जाओ। इस तरीके का बिहेवियर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर। अरे भाई धनेंद्र जी, आप भी देखिए, आप भी नेशनल टीवी पर बैठकर कितनी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एलजी साहब ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो ये भी एक शब्दावली है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक शब्दावली है जिसका अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो अभी सिर्फ शब्दावली पर बात कर रही थी,
सिर्फ आपने इतने आदर के साथ नाम लिया ना, तो कितना अच्छा लग रहा है कि जो दर्शक भी देखेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ, एक शब्दावली का ठीक इस्तेमाल किया जा रहा है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए। जल्दी से बोलिए, फिर मैं जरा मोदी जी के पास जाती हूँ क्योंकि एक अहम सवाल। हाँ। रीमा जी, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी बोला जाता है, नक्सली बोला जाता है, तब कोई चर्चा नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना जायज है, नक्सली कहना जायज है, लेकिन किसने कहा? परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, ये कौन है? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। प्रवेश वर्मा और एक सेकेंड, प्रवेश वर्मा एक सांसद है और आपने किसका नाम लिया? कपिल मिश्रा। वो तो खैर आप ही की पार्टी से निकल कर गए थे। मेरा सवाल था कि संविधान, अरे सुन तो लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल था कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनके साथ आपको रोज डील करना है, उनके लिए ऐसी भाषा। एनीवेज, मैं जरा मोदी जी के पास जाऊंगी। मोदी जी, इतने समय तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, और दिल्ली में लगातार, क्योंकि ये तो कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ ना कि कोई सरकार आई है, उपराज्यपाल दिल्ली के शासन में रहे हैं, सालों साल से रहे हैं, बरसों से रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। लेकिन ये जो टकराव की मुद्रा है, ये अचानक से जो शुरू हुई है, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होता था क्या ऐसा? मुदित अग्रवाल। हाँ, अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं, बट आपको हैरानगी क्यों है? ये तो होना ही था। पिछले 8 साल से जैसे दिल्ली सरकार चल रही है, काम वाम तो इनसे होता नहीं। केजरीवाल जी की राजनीति ही आरोप लगाने से शुरू हुई थी, सबको वो चोर कहते थे। अब जब उनकी पोलें खुल रही है तो उनको परेशानी हो रही है। एक सच्चाई और है, केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। दोनों ही कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। दोनों को आपस में बैठ के जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए था। देखिए, दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूशनली अलग किस्म का राज्य है, इसमें सारी पावर नहीं है जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, और ये चीफ मिनिस्टर साहब को भी मालूम है। तो जाहिर है कभी कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि विरोधाभास होता है दोनों की पोजीशन में। उसका बड़ा अच्छा तरीका, भाई उसका तरीका ये नहीं हो सकता आप एक दूसरे के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करें। ये नहीं हो सकता आप चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल जी अपने घर पे बुलाएं, उसकी पिटाई करवाएं अपने एमएलए से। इसका तरीका होता है, जहां भी कोई डिस्प्यूट है भैया कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, कोर्ट आपको क्लैरिटी दे देगा। उसमें क्या, ऐसे तो चलते हैं राज्य, ऐसे चलते हैं देश। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज होती है, जुडिशरी नाम की चीज होती है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अब शब्द तो किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल जी के बारे में अपशब्द बोला था वो भी गलत था, और जो केजरीवाल जी ने चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करवाई थी, जो अपशब्द यूज करते हैं, वो जो कट्टर की राजनीति करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में दोनों चीजें ठीक नहीं है। दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए जो जनता के प्रति इनकी है। कोई ये चीफ मिनिस्टर अपनी कुर्सी के लिए नहीं बने, लोगों की सेवा करने के बने, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए बने, और वही एलजी का काम है। लेकिन जो रोज का टकराव हो रहा है, ये तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ओके, ऋषि बागरी के पास में चल, ठीक है, मैं ऋषि बागरी से जरा समझना चाहूंगी क्योंकि ओके मोदी जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ मोदी जी आ रही हूँ। अभी बहुत सारे सवाल है आपके लिए भी। ऋषि जी, जिस तरह से जो टसल बिटवीन एलजी एंड सीएम ये जो चल रही है, अब तक 3 अनिल बैजल साहब के साथ भी यही हुआ, नजीब जंग जब थे तब भी ऐसे ही सेम सवाल होते थे, सेम स्क्रिप्ट होती थी, सेम बातें होती थी, सेम विवाद होते थे और यही आरोप लगते थे। अब की बार फिर वही बात हुई है। तो ये अचानक से जो शक्तियों के बंटवारे को लेकर बात होने लगी है, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी ऋषि बागरी, ये सच्चाई क्या है आखिर? नहीं, देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पोस्ट है, उनका अपॉइंटमेंट उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है और सेंटर के एडवाइस पे होता है। सेंटर कैसा चुना जाता है हमें बताने की जरूरत नहीं है, लोकसभा में आते हैं और वैसे चुना जाता है, और वैसे ही प्रेसिडेंट का पावर सबसे पावरफुल है। और ये जो एक्ट है, ये आपके पार्लियामेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। जब अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हैं एलजी कौन है, तो मुझे लगता है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब वापस पढ़ लेनी चाहिए। नहीं, वो तो लेकर गए थे ना, वो पढ़ाने लेकर गए थे, एलजी के पास लेकर गए थे संविधान। तब शायद उन्होंने खुद नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो अगर खुद पढ़ लेते तो उनको पता होता कि एलजी कौन है। प्रॉब्लम ये है कि जब एलजी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, और एलजी ने कभी भी उनको ये नहीं बोला कि आप फिनलैंड मत भेजो, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि वो फिनलैंड क्यों भेजना चाहते हो, आपका क्या इंप्रूवमेंट है। पहले भी आपने 55 प्रिंसिपल्स को भेजा था, आपने कैम्ब्रिज स्कूल में भेजा था, आपने यूके में भेजा था,
अब वो क्वेश्चन भी नहीं पूछे कि आप क्या है, क्योंकि उनका काम है क्वेश्चन पूछना, उनका काम है फाइल्स देखना, कोई फाइल में इरेगुलेटरी नहीं है, कुछ है नहीं, उसकी जांच करना, वो उनका काम है और वो अपना काम कर रहे हैं। अगर गलत काम नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं की, तो आपको क्यों डरना है? आप आराम से फाइल दीजिए, आप फाइल देकर कीजिए। और एलजी क्या बोल रहे हो? एलजी अपनी कुछ चीजें बता रहे हैं कि आपका इनरोलमेंट रेट क्यों नीचे जा रहा है, आपका अटेंडेंस क्यों नीचे जा रहा है, आपके 13-14 प्लॉट्स आपको अलॉट कर दिए गए, उसके बाद भी एक स्कूल लास्ट 8 साल में क्यों नहीं बनी है। तो ये सब जो एकदम बेसिक मुद्दे हैं वो पूछे। उन्होंने कोई अरविंद केजरीवाल को कोई भी गलत वर्ड नहीं यूज किया उनके लिए, और कोई भी असंवैधानिक वर्ड यूज नहीं किया। उसके बाद भी अगर वो ऐसा बिहेव करते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आ रही हूँ अनुजा जी, जरा जो सवाल खड़े किए हैं घनेंद्र जी ने, मैं आपके पास उन सवालों को लेकर आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद में लौटती हूँ और आपके पास वो 2 सवाल जिसको घनेंद्र भारद्वाज इस वक्त सबसे बड़ा मान रहे हैं, ये टीचर्स वाला भी और इसके अलावा जो शक्तियों का मामला खड़ा हुआ है, आपके पास आते एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। आज की पंचायत अनुजा जी, जो सवाल खड़ा हुआ है यहाँ, 2 अहम बातें हैं जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। घनेंद्र जी ने भी अभी यही बात कही। एक कि जो नौकरशाह हैं, जिनको की काम करना चाहिए सरकार के साथ मिलकर, वो एलजी की सुनते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की नहीं सुनते। और इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा अब तक वो बनाते आए हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट करते हैं वहां और उसके बाद काम करने के लिए जो भी फाइल्स होती हैं उन पर रोक लगा देते हैं। और सीधे सीधे ये आपसे मैं इसलिए सवाल पूछी हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि एलजी क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पर है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो इसलिए सवाल आप ही से पूछा जा रहा है। रीमा जी, आपको लगता है कि एलजी साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से बाहर काम कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको लगता है एलजी साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से बाहर काम कर रहे हैं, तो मैंने फिर कहा कोर्ट्स हैं, बात कीजिए। अभी तक के जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। मैं आपसे यही सवाल तो पूछ रही हूं, क्या यूनियन टेरिटरी सिर्फ एक दिल्ली है? और भी तो बहुत है, बाकियों में भी तो एलजी है। क्या आपने इस तरीके की भाषा, इस तरीके का काम, जिसको गाना गा गा के बताया जाए, और 164 करोड़ रुपए जिनकी भरपाई इन लोगों ने करनी है, अभी तक वो करी नहीं लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो आप ये देखिए कि क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक मुखौटा है जो करना चाहते हैं, सिर्फ काम दिखाना चाहते हैं थ्रू एलजी साहब? अगर इनका मन होता तो ये कहते, हमको भी अच्छा लगता कि मेरी पहले वाली जो एलजी साहब है अनिल बैजल, उनसे मेरी बड़ी बनती थी, उन्होंने तो कभी आज तक ऐसा नहीं करा। पर ये जो एलजी साहब है, आप कंपेयर किसके साथ कर? अगर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट आपको नहीं भा रही, आपको यह लग रहा है कि दिल्ली स्टेट बन गई है, क्योंकि इनकी लड़ाई यही है कि दिल्ली को स्टेट बनाओ, मुझे पुलिस हाथ में दो, एलजी को बाहर निकालो, मैं सीएम बनूंगा। तो क्या इस तरीके की भाषा के साथ काम हो सकता है? आपको बार बार अगर दिल्ली की जनता विश्वास देती है, तो क्या आप इसी तरीके से विश्वासघात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटाकर एलजी साहब की इस तरीके से बेकदरी करेंगे उनके पोस्ट की?
और ये कह देना कि कल को हम भी सेंटर में बैठ सकते हैं, पता नहीं हम क्या कर देंगे। देखिए, ये इस तरीके की भाषा के लिए लोगों ने चुनकर नहीं भेजा। आपका काम था हेल्थ, एजुकेशन, आपका जो यहाँ पे सीवेज, अब तो आप एमसीडी में भी हैं, अब उसमें भी काम कीजिए आप। आपका जो काम है पॉल्यूशन से रिलेटेड, यमुना की सफाई, वो आपने नहीं करी। जब सवाल ऑपोजिशन उठाती है तो तकलीफ अरविंद केजरीवाल जी को होती है। ओके। आज मेरे भाई आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, अब उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी को कुछ किसी ने कुछ कहा। अरे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री को तो चौकीदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे सुखा, पता नहीं क्या क्या, कितनी बातें, रावण, और कितनी बातें बहुत जगहों से आई। इन्होंने कितनी बातें बोली। क्या मोदी जी ने काम करना बंद कर दिया? क्या मोदी जी ने इस बात के बारे में हाय हाय करी? मुझे समझ में ये नहीं आता। अभी अगर आज इनको, क्योंकि इनके ऊपर पोस्ट है, इसलिए इस पोस्ट की बेकदरी करना, एक्चुअली क्या है, ये काम करना नहीं चाहिए। ओके मैं जवाब लेती हूँ अनुजा जी। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। घनेंद्र जी, दो चीजें मुझे ये बताइए, जो चिट्ठी आपने पढ़ी होगी ना, एलजी साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो तो पढ़ी ली होगी आपने, आई होप। दो चीजें जो उन्होंने अपना जो बताया कि फिनलैंड में जिनको आपने मुद्दा बनाया कि टीचर्स को नहीं भेजा जा रहा है, नहीं भेजने दिया जा रहा है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है, बेसिक सवाल, कि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है, पहली बात, एनरोलमेंट में भी कमी आई है, दूसरी बात, और 8 साल में कोई भी एक नया स्कूल नहीं बना पाई है आपकी सरकार, जबकि डीडीए ने शिक्षा विभाग को 12 प्लॉट अलाउ किए हैं। ये एक बेसिक मुद्दे हैं जिसको उन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से उठाया। तो एक एक करके पहले इस पे जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊंगी। रीमा जी, पहले तो मैं आपकी चर्चा में एक बात साफ कर दूं, हमारी लड़ाई किसी एलजी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी विनय सक्सेना से नहीं है। हमारी लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। हमारे सामने अगर संवैधानिक संस्थाओं का गला दबाया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान को कुचला जाएगा, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उसका विरोध लड़ाई किससे है, मैं ये जानना चाहता। एक मिनट घनेंद्र जी, आपने ऐसा मुद्दा उठा दिया ना, किससे लड़ाई है? सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है? प्रधानमंत्री से लड़ाई है? अभी तक के सारे उपराज्यपालों से लड़ाई है? क्या कौन सी संस्था बची है जिससे लड़ाई नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी संस्था है अभी तक? रीमा जी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया। आम आदमी अरे भाई, अरविंद केजरीवाल से पहले भी कईयों को मैंडेट मिल चुका है दिल्ली में, तब ऐसा कभी नहीं दिखता था। ये पहला मैंडेट नहीं मिला है किसी सरकार को, किसी पार्टी को। सुन तो लीजिए। आपसे पहले भी सरकारें रही है ना दिल्ली में। अरे रीमा जी, सुन तो लीजिए प्लीज। नहीं, आपने जो बात कही, दिल्ली की जनता ने चुना है, सबको दिल्ली की जनता ने ही चुना था इससे पहले भी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, देखिए, एलजी विनय सक्सेना को तो वोट नहीं पड़े, एलजी को तो लोगों ने नहीं चुना, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। तो एलजी साहब कौन होते हैं जो दिल्ली के कामों को रोक दे? अरे भाई घनेंद्र जी, एक सेकंड घनेंद्र जी, आप बात को उलझा रहे हैं। घनेंद्र जी, बात को उलझाइए मत। दिल्ली की जनता ने, मैं वही आपको बता रही हूँ, दिल्ली की जनता ने जिनको चुना है उनको ये पता था कि दिल्ली में उपराज्यपाल नाम की एक शख्सियत होते हैं, एक संवैधानिक संस्था है, उपराज्यपाल होते हैं। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल बन के आए तब उपराज्यपाल नहीं आए हैं दिल्ली में, इससे पहले की सरकारों में भी उपराज्यपाल ही होते थे, तब भी दिल्ली की जनता ही चुनती थी। मिसगाइड मत कीजिए जनता को। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पूरी बात सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। पहली बात तो मैं जो आपको कह रहा था कि हमें पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के काम है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने काम करें, जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है वो हमें करने दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम है लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, दिल्ली की पुलिस चेक करे। दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, एलजी साहब वो काम करे ना, हमारे काम जो हम कर लेंगे, हम अपने काम कर लेंगे, एलजी साहब अपने काम करें, यही तो हम कह रहे हैं। और जो संविधान में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि एलजी साहब जो आपके काम है अपने काम करो, हम अपना काम कर लेंगे। घनेंद्र जी, जो फाइल जिसको लेके फाइल पर सवाल खड़े हुए हैं, फाइल का अप्रूवल किसको देना होता है, ये मुझे बताइए आप। फाइल पर अप्रूवल किसको देना होगा? अगर फिनलैंड में टीचर्स को भेजना है या कोई ऐसा काम करना है तो उसके लिए अप्रूवल कहां से आएगा? देखिए, मैं रीमा जी, संविधान में क्या लिखा है? मैं वरना मुझे ऋषि बागरी से पूछना पड़ेगा, आप ही बता दीजिए पहले। संविधान के हिसाब से दिल्ली में अगर टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना है तो उसका अप्रूवल कौन देगा? 30 सेकंड में बता दूं? हाँ, बताइए।
देखिए इससे पहले भी 1100 टीचर्स गए हैं, फिनलैंड भी गए, कैम्ब्रिज भी गए, यूके भी गए, सब जगह गए। दिल्ली की सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री एक लाइन का रेजोल्यूशन भेजती है। उससे पहले भी तो हुई, इससे पहले तो किसी ने नहीं पूछा। ये कह रहे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करोगे तो एलजी ऑफिस तो 1 मिनट नहीं टिकेगा। एलजी ऑफिस क्या कर रहा है सिवाय दिल्ली की डेवलपमेंट को रोकने के और कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं जरा ओके, आपने एक बहुत बेहतरीन पॉइंट खड़ा किया। मैं मुदित अग्रवाल से पहले इस पर जानना चाहूंगी, ऋषि बागरी से भी इसी पर जानना चाहूंगी और अनुजा जी से भी, और मैं भी जरा इस पर बता दूं, अगर हमें कोई कवरेज के लिए कहीं बाहर जाना होता है, हम एक प्लान बना के अपने चैनल में देते हैं ना अपने टॉप पोस्ट को, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, वो पूछते हैं उसके पीछे बेनिफिट क्या है, उसमें हम उनको कन्विंस करते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं तो हमें भेजा जाता है। मुदित अग्रवाल जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, एक प्रवक्ता हैं, आपको अगर बाहर जाना है विदेश में और आप कुछ पॉलिटिकल काम से जाना चाहते हैं पार्टी के लिए, तो क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, मैं छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ ज्ञानेंद्र जी से। देखिए, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। बीजेपी की तरफ से हो रही है एलजी को यूज करके, और केजरीवाल जी उनकी तो आदत है आरोपी लगाते रहते हैं, क्योंकि काम वाम उनसे होता नहीं है। एक छोटा सा सवाल मुझे बता सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना। एक सेकंड, मुझे जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, आप कैसे जाओगे अगर विदेश में कुछ जाना है आपको, रिसर्च के लिए, पार्टी के किसी काम के लिए, क्या प्रोसीजर है आपका? आपसे मैं वही कह रहा हूँ, मेरा थोड़ी शांति रखेंगे, अभी पूछ लेते हैं ज्ञानेंद्र जी से सिर्फ एक सवाल, उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। अगर एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं थी तो आपने एलजी के हाथ फाइल क्यों भेजी परमिशन के लिए? ये पहला सवाल। दूसरा, अगर आपको कहीं ये है भैया कि एलजी की पावर नहीं है रिफ्यूज करने की और एलजी कर रहा है रिफ्यूज, तो गाली गलौज से अच्छा आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आज सुबह ही, आज किया ना, कल कोर्ट में जाइए और कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लीजिए। भाई अगर आप कहते हैं कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में आया था तो जाइए कोर्ट। बड़ा सिंपल सा। ठीक है मुदित जी, ये सवाल तो आपने पहले भी उठाया था। ऋषि बागरी, ओके, ऋषि बागरी जी, ओके, अगर एलजी के पास परमिशन पावर नहीं है, वो रिफ्यूज कर सके और कर रहा है, अगर असंवैधानिक काम एलजी कर रहे हैं तो प्लीज कोर्ट में जाइए कल सुबह। दिक्कत क्या है? ठीक है, ठीक है। गाली गलौज तमाशा। ओके, ऋषि बागरी, यही प्रोसीजर जरा मैं आपसे समझ चाहूंगी। आप भी किसी के लिए काम करते हैं, आप भी कुछ रिसर्च करते हैं, आप भी तमाम काम करते हैं। अगर विदेश या कहीं पर कंट्री में भी कहीं जाना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? कहीं से परमिशन लेते हैं, कॉस्ट बना के देते हैं, या आप ऐसे ही निकल लेते हैं बस? नहीं, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटी से, आपको अपना कॉस्ट देना पड़ेगा, बजट देना पड़ेगा, और आपको ये बताना भी पड़ेगा कि वो क्यों जरूरी है जाना। तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई बात नहीं कि एलजी ने अलाउ नहीं किया। एलजी ने ऑलरेडी पहले भी 55 लोगों को अलाउ किया था, जो इन्होंने दिया था, और वो लोग इंग्लैंड भी गए थे, 10 दिन रहकर भी आए थे। हाँ। वो पूरा कॉस्ट भी पे हुआ था दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन ये जो है, अगर इसमें अगर 2 क्वेश्चन एलजी पूछ लेता है, कुछ क्वेरीज अगर जनरेट हो जाती, तो इसमें इतने बुरा मानने की क्या बात हो गई, मुझे नहीं समझ। आप क्वेरीज को आप वापस उसको आंसर करके छोड़ सकते हो। और रही बात कि आपके पास आपको एलजी के खिलाफ कोई आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बदतमीजी पे उतर आए। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं ऋषि जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज तक उनकी धर्मपत्नी ने भी उनको ऐसी क्लास नहीं लगाई जैसी एलजी लगाते हैं रोज। जिस तरीके की पिटाई उनकी वहां पर हो रही है, इतनी उनकी कभी अपने घर में नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं होमवर्क उनके मास्टर्स ने उनका ऐसा चेक नहीं किया था जितना एलजी कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े मुद्दे तो हैं जो रोज उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों में आपने देखा ही होगा, केजरीवाल के काफी करीबी लोग भी फंस चुके हैं, और केजरीवाल एक रकम से बौखला चुके हैं। क्योंकि केजरीवाल का अगर आप देखो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की भी अगर आप देखो कि इनका जो लॉयर एक्सपेंसेस आया था, 30 करोड़ का लॉयर एक्सपेंसेस था, उसमें 20 करोड़ लॉयर तो इसलिए उन्होंने 20 करोड़ की फीस दी थी क्योंकि उनको वो जो आदमी जो अभी बीच में शराब के ठेके उन्होंने दिए थे, उसको लेकर उसको डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स हायर किए गए और उसको 20 करोड़ रुपया दिया गया। तो आप देख सकते हो कि ये बौखलाहट उस जगह की है। लेकिन अब अपने अगर संविधान की बात करें, संविधान में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एलजी के पास पावर है, एलजी क्वेश्चन पूछ सकता है चीफ मिनिस्टर को, और ये पावर आज से नहीं है, ये बरसों से पहले है। आप देखिए, शीला दीक्षित को भी जवाब देनी पड़ती थी उस समय। तो एलजी आपके उस समय एनडीए का एलजी था, एनडीए का अपॉइंटेड एलजी था आपके, एक रकम से आप देखा जाए तो कभी शीला दीक्षित की तरफ से तो कभी सुनने में नहीं आया कि एलजी मेरे साथ ये गलत काम कर रहा है। उसके हाँ, ठीक है, घनेंद्र जी जवाब देंगे। घनेंद्र जी, पहले जो मैंने सवाल किया था एक बार उस पर आ जाएं, उसका जवाब नहीं आया अभी तक। जो एलजी ने आज पॉइंट्स रेज किए हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, एनरोलमेंट कम हुआ है, अटेंडेंस कम होती जा रही है बच्चों की, इसका कोई जवाब है?
या ये भी बेसलेस है सारे मुद्दे जो उन्होंने लिखे हैं उसके अंदर, आंकड़े खराब हैं ये? हाँ, इसका जवाब पहले आ जाए। हाँ देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एलजी साहब निश्चित तौर पर, अब आज एलजी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और आज एलजी का पद एक संवैधानिक पद है। हाँ, ये भी सच है, इसमें भी कोई गलत राय नहीं कि एलजी साहब पहले भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे। वो भारतीय जनता पार्टी के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है या नहीं हो रही है? एनरोलमेंट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस? दिल्ली का शिक्षा मॉडल, उसमें स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है, एनरोलमेंट में कमी आई है, 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है, जबकि डीडीए ने जमीन अलॉट कर दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए एलजी साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अरे भाई, मैं सवाल ये नहीं था एलजी के साथ क्या प्रॉब्लम है। एलजी के संवैधानिक अधिकारों और उनकी शक्तियों के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता दर्शकों को भी कोई डाउट है, इसलिए जो पॉइंट्स रेज हो रहे हैं एक बार उस पर बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एलजी साहब को जो होम मिनिस्टर डिक्टेट करते हैं, जो होम मिनिस्टर लिख के देते हैं, जो होम मिनिस्टर बोलते हैं, एलजी साहब वही करते हैं। एलजी साहब आज एलजी ना बन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है या नहीं हो रही है घनेंद्र जी? देखिए, मैंने क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेसलेस एलिगेशन सरकार पे लगाती है, ये रिपोर्ट क्या गृह मंत्री ने दी है कि स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम हुई है या नहीं हुई है? मैं तो ये पूछ रही हूँ, पहले वो बता दीजिए ना। मुदित जी भी जानना चाहेंगे और अनुजा जी भी जानना चाहेंगी, मेरे ख्याल से ऋषि बागरी भी जानना चाहेंगे, अटेंडेंस और एनरोलमेंट में कमी क्यों हो रही है दिल्ली के शिक्षा मॉडल में? मैं फिर कह रहा हूँ कि एलजी साहब के जो एलिगेशन है ये पॉलिटिकल है, बेसलेस एलिगेशन है, और एलजी साहब संवैधानिक पद पर रहकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एलजी साहब की जो ड्यूटी है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं घनेंद्र जी। निश्चित तौर पर आंकड़े दीजिए, स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, एनरोलमेंट में कितनी कमी नहीं आई है, और 8 साल में कितने नए स्कूल खुले हैं? झूठ का पर्दाफाश कीजिए एलजी के। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, झूठ का पर्दाफाश, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि झूठ बोल रहे हैं एलजी, तो झूठ का पर्दाफाश कीजिए आप। सुन लीजिए, जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है आज वो देश का मॉडल बन चुका है। आज देश में कितने स्कूल खुले हैं? झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना, कितने स्कूल खुले हैं दिल्ली में? झूठ का पर्दाफाश कर दीजिए। मोदी जी कुछ कह रहे हैं, आती हूँ मोदी जी आपके पास, 1 मिनट। झूठ का पर्दाफाश होने दीजिए। घनेंद्र जी, कितने स्कूल खुले दिल्ली में? मैं फिर कह रहा हूँ कि एलजी साहब की चिट्ठी में जितने एलिगेशन है पॉलिटिकल है, बेसलेस है, झूठे एलिगेशन। कितना एनरोलमेंट में 8 साल पहले शीला जी के समय में 16 लाख बच्चे पढ़ते थे दिल्ली। झूठ। घनेंद्र जी, आप या तो अपना शब्द वापस लीजिए। घनेंद्र जी, या तो अपना आरोप वापस लीजिए, झूठ शब्द आपने इस्तेमाल किया उसको वापस लीजिए, या तो आप, या फिर झूठ का पर्दाफाश कीजिए। झूठ का पर्दाफाश कीजिए। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल एलिगेशन से, बेसलेस एलिगेशन से, झूठे एलिगेशन से। फिर कह रहा हूँ पिछले 8 साल में, 8 साल पहले 16 लाख बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ते थे जब शीला जी की सरकार थी। आज वो मात्र 16,25,000 है। सिर्फ दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई, लेकिन 8 साल में सिर्फ 25,000 बच्चे बढ़े दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में, और ये कहते हैं हमने 50,000 क्लासरूम बना दिए, स्कूल कोई नए बनाए नहीं। तो ये तो झूठ की राजनीति चल रही है केजरीवाल जी की। ये जो सारा ड्रामा दूसरी वजह से भी हो रहा है। अब ये कहेंगे देखिए मुझे तो कोई काम नहीं करने देता, तो मैं तो एमसीडी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये उसकी भूमिका बन रही है इस समय। 8 साल में दिल्ली का बुरा हाल हुआ है, ये सब आप जानेंगे। हम सब दिल्ली में रहते हैं, क्या चीज सुधरी है 8 साल में दिल्ली में? एक चीज मुझे बता दीजिए जो सुधरी है। घनेंद्र जी, जब चैनल पर आते हैं ना, नेशनल चैनल पर इतनी बड़ी डिबेट में जब आते हैं तो आंकड़ों के साथ आना चाहिए। आंकड़े इनके पास है नहीं, रिसर्च के साथ आना चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने इतनी, एक सेकंड मोदी जी, 1 मिनट मोदी जी, आपने इतनी बड़ी बात इस मंच से कही है, झूठ बोल रहे हैं एलजी। फिर एक बार उसी शब्दों पर आप आ गए। अपनी मीडिया टीम को लिख के भेजिए, वो फटाफट आपको रिसर्च भेजेंगे अभी शो में। अभी टाइम है हमारे शो के खत्म होने में। बताइए कितने स्कूल खुल रहे हैं दिल्ली में? सुन लीजिए, बता दीजिए। अरे व्हाट्सएप कीजिए ना, लिख करके भेजिए, आंकड़े आ जाएंगे आपके पास में। जल्दी बताइए। 60 सेकंड इंटरप्टेड सुन लीजिए, अनइंटरप्टेड। दिल्ली की जवाब चाहिए। सुन लीजिए, दिल्ली की सरकार देश की पहली सी सरकार है जहां पे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। दिल्ली की सरकार पहली सी सरकार है जहां पे टीचर्स को प्राइवेट में तो बड़ी है। दिल्ली की सरकार पहले इसी क्लास 8 साल में। ओके जब बिजनेस मास्टर चल रहा है, झूठ बोल रहा है इन्होंने अभी नेशनल टेलीविजन पे। स्कूल देखने अमेरिका की बड़े ध्यान से
बड़े ध्यान से सुनाता हूँ आपकी कहानी। इनका झूठ नहीं पकड़ा गया। 8 साल में कितने नए स्कूल खुले हैं? अभी आप सुन लीजिए धनेंद्र जी, एक मिनट, 8 साल में कितने नए स्कूल खुले हैं? मैं कह रहा हूँ कि 40,000 से ज्यादा कमरे बने हैं और कमरे 12 से ज्यादा स्कूल खुले। कितने स्कूल कितने खुले? 12 से ज्यादा स्कूल खुले। अनुजा जी, ओके अनुजा जी, देखिए इस मंच से झूठ का पर्दाफाश हो गया है और झूठ का पर्दाफाश कर दिया है घनेंद्र जी ने। इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकारा और झूठ का पर्दाफाश किया। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है? अनुजा जी, एक मिनट, मोदी जी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट अनुजा जी, वो कुछ मोदी जी फटाफट ऐड करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2013 में जब शीला जी थी, 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते थे। कोविड से पहले 2019 में वो लाख घट के 15 लाख पे पहुंच गए। कोविड के दौरान लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सरकारें ऐसा काम कर रही थी, लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, तो लोगों को प्राइवेट स्कूलों से हटाना पड़ा और सरकारी स्कूलों में डालना पड़ा। तो उसमें 15 से लेके 17.5 लाख हुए, वो भी जिन्होंने अप्लाई किया था। आज हालात क्या, 16.25 लाख हो गए। ठीक है ठीक है, आपने एक नया ट्विस्ट दिया है, आपने इस सच्चाई को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। ओके, आपने इस झूठ का एक नया पर्दाफाश किया है। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अनुजा जी 4 लाख स्कूल और नए कमरों का एक लंबा आंकड़ा दिया गया है अभी, और कई सारे स्कूल भी बने, ऐसा कहा जा रहा है घनेंद्र जी की तरफ से। तो इसका मतलब तो फिर ये रिपोर्ट 3 कोई 12 नहीं बने, 3 स्कूल। ओके अनुजा जी, पता नहीं कहां से किधर लाते जी, किसी को व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको बता देंगे सच्चाई क्या है। नरेंद्र भाई की बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह से कर रही थी, ये घबराए हुए थे और इनको ये मालूम था कि इनका पर्दाफाश हो रहा है, घबरा गए। देखिए अभी भी घबरा रहे हैं कितने। प्रॉब्लम कहाँ है कि आप भारद्वाज साहब और गौरव भाटिया एक बार रियलिटी टेस्ट पर गए थे, और जब भारद्वाज से पूछा गया, इन्हीं के जो एमएलए साहब है, उनसे पूछा कि भाई कहाँ है, दिखाई स्कूल दिखाई कहाँ है, तो 1967 का स्कूल दिखाया था। दूसरा स्कूल दिखाई, तो दिखाया क्या था? जो स्कूल बन रहा है अभी तक ना स्कूल पूरा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है ये इनसे पूछेगा, वहां पर टीचर्स नहीं है। और पंजाब में भी वोकेशनल टीचर्स की सारे वक्त वो धरने पे रहते हैं, स्ट्राइक्स पर हैं, यहां पर भी वही हुआ। इनके पास आज तक इन्होंने बच्चों को लेकर एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने सिर्फ क्या किया, फर्जीवाड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स को पैसे देकर उनके लोगों को यहां बुलाकर उनको प्राइवेट एजेंसीज को पैसे दिए गए, और 3 लोग आए थे लॉस एंजल्स से। तो ये इनको देखना है ये, और जब सुकेश ने ये सारी चीजें पोल खोली तो इनको बहुत घबराहट हो गई। आज उसको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो धनेंद्र भाई है, इन्हें लगता है कि केजरीवाल जी, इन्होंने एक बार ही नहीं बोला। बहुत शर्म की बात है सर, आपके भी परिवार वाले देख रहे हैं यहाँ पर, आपको इस बात के बारे में बोलना चाहिए कि कभी भी अपने बड़ों को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है। आपने एंडोर्स किया, आपने ये माना कि अरविंद केजरीवाल जी ने सही तरीके की भाषा यूज करी, और आपने उनके प्रवक्ता होते हुए एक बारी भी सॉरी नहीं बोला। आपने कहा कि वो जैसी भाषा यूज कर रहे हैं एलजी को तू वाली, वो सही है। मुझे ये बहुत ही पीड़ा हो रही है आपको अपने साथ पैनल में देखते हुए। दूसरी बात, आप जिन लोगों के बारे में आप बात करते हैं, आप ये बताइए, हमने तो आरटीआई लगाई हुई है सर, हरीश खुराना की कई आरटीआईज हैं, और हम लोगों ने लगाकर पूछी थी आप लोगों से कि आपने कितने स्कूल खोले, आपका नोटा था। आपसे यह पूछा गया कि कितने टीचर्स आप लोगों ने परमानेंट करे, उसका आप जवाब नहीं दे पाए। आपसे यह पूछा कितने प्रिंसिपल्स हैं आपके स्कूलों में या कॉलेजेस में, आप नहीं बता पाए। यूनिवर्सिटीज के बारे में बता नहीं पाए। सर आपके पास क्या आंकड़ा है? और ये आंकड़ा फर्जीवाड़ा आंकड़ा, क्या यही चीज आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी दी? आप बताइए, उल्टा हमारा लाजपत नगर का एमसीडी का स्कूल जो था वो आया है दूसरे नंबर पर। आप बताएं कि सर आपके स्कूल कौन से और किस नंबर पर कैसे आ रहे हैं? आप 1967 का तो स्कूल दिखाते हैं सौरभ भारद्वाज, दूसरा स्कूल अभी बंद है। आप टॉयलेट को तो क्लासरूम कहते हैं सर, आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल को तो आप कहते हैं जो ऑडिटोरियम बना उसको आप क्लासरूम कहते हैं। तो कोई बच्चा पॉट के ऊपर बैठ के तो पढ़ेगा नहीं। ओके सर, किस तरह की घनेंद्र जी 2 चीजें हैं जो 2 आपने अहम सवाल उठाया। जब कोर्ट में भी ये मामला गया एलजी वर्सेस ये, अभी का नहीं, मैं 2020 और उससे पहले की भी बात कर रही हूँ, निजी संस्थानों के फीस बढ़ाने को लेकर सवाल था जिस पर एलजी ने रोक लगाई थी। ये तो आम आदमी से के दिल से जुड़ा हुआ, उसकी जेब पर खर्चा ना पड़े, इसको लेकर एलजी ने एक फैसला लिया। कोविड में जब आप लोगों ने ये तय किया कि सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा दिल्ली के अस्पतालों में, तब उस पर रोक लगाई। ये भी एक तरीके से दिल्ली की जनता के
लिए एक बड़ा फैसला था ना, क्योंकि सभी लोग करा सकते हैं इलाज। तो कोविड में ये कौन तय कर सकता था कि सिर्फ दिल्ली वाले इलाज कराएंगे या दिल्ली से बाहर वाले नहीं कराएंगे? अगर ऐसे मुद्दों पर एलजी अपनी राय रखते हैं, फाइल रोकते हैं या सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? जवाब देना है, सिर्फ कन्विंस करना है उनको, सिर्फ संविधान में ही उनका ये हक बनता है कि वो पूछे सवाल। रीमा जी देखिए, 2-3 चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, 2-3 बातें मैं कहूंगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को तनख्वाह नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत आती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी टीचर्स जो है गेस्ट टीचर्स परमानेंट सर्विसेज वाला मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सर्विसेज जिस दिन हमारे पास आएगी सारे गेस्ट टीचर को पता कर देंगे। तीसरा इन्होंने कहा प्रिंसिपल की नियुक्ति दिल्ली में यूपीएससी जो है, देखिए प्रिंसिपल की नियुक्ति दिल्ली में यूपीएससी करता है। वो उन्होंने थोड़ा सा गलत उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये बात यहां पर लिखी गई कि जो जीएनसीटीडी वाले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस हैं ना, जो इसके अंडर में आते हैं, वहां पर फंड्स जा चुके हैं, लेकिन फंड्स जाने के बावजूद भी उनकी जो पोस्ट है और जो उनकी पेमेंट है सैलरीज को लेकर, उन्होंने मेमोरेंडम दिया एलजी को आकर, और उन्होंने आकर कहा, ये पूछा कि हम लोग अपना घर कैसे चलाएं जब हमें पैसा नहीं मिलेगा। ये एक सवाल था। आप देखिए ट्विस्ट आगे पहले करते दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब आपने आगे एडिट कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंडेड कॉलेज हैं वो 12 नहीं है, वो 28 कॉलेज हैं। उन 28 कॉलेज में हर साल दिल्ली की सरकार फंड देती है। इस साल भी हमने फंड दे दिया है। अभी तक फाइनेंस सेक्रेटरी ने जानबूझकर फाइलें रोकी थी, जिसके लिए डिप्टी सीएम साहब ने चिट्ठी भी लिखी थी बाकायदा एलजी साहब को कि फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे सारे काम रोके। एमसीडी चुनाव से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी सारी फाइलें रोक दी, यहां तक कि मार्शल की तनख्वाह रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की तनख्वाह रोक दी, नर्सेज की तनख्वाह रोक दी, सब जगह उन्होंने सारी चीजें रोक दी, जल बोर्ड की पेमेंट। मतलब आपका कहना है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है ना, ना तो नर्स काम कर पा रहे हैं, उनकी तनख्वाह रोकी जा रही है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम चल रहा है दिल्ली में, आप ये कहना चाहते हैं? मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरा सीधा सीधा इल्जाम है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्टर के आदेश पे दिल्ली के कामों को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, अफसरशाही और नौकरशाही के माध्यम से रोक रही। ये पहला एग्जांपल होगा कि हमारी सरकार का मुदित अग्रवाल ने जो सवाल उठाया था, मुदित अग्रवाल जी ने जो सवाल उठाया था घनेंद्र जी, उन्होंने जो एक बहुत ही बेसिक मुद्दा उठाया था कि एक एमएलए से अगर पिटाई करवा दी जाती है चीफ सेक्रेटरी को बुला करके, तो ये सही था क्या तरीका? आपको पता है रीमा जी उसको क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रही, उन्होंने सवाल उठाया मुदित अग्रवाल। सुन तो लो, मैं इनको भी जवाब दे रहा हूं। अंशु प्रकाश वाले मामले में आ रही हो ऋषि, आपके पास आ रही हो अभी। हाँ, अंशु प्रकाश वाले मामले में जो चीफ सेक्रेटरी थे, उस मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे 6 विधायकों को डिस्चार्ज कर दिया है, कह दिया कि इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। तो मुदित अग्रवाल जी अपने फैक्ट ठीक कर ले, आप भी अपने फैक्ट ठीक कर लो, भाजपा की प्रवक्ता भी ठीक कर ले। उस मामले में डिस्चार्ज हो चुके, मिल चुकी है कोर्ट से। सीएम के सामने उनकी पिटाई हुई थी, ये जग जाहिर है पहली चीज। ये केजरीवाल इन्होंने गंदी राजनीति की है, आरोप की और मर्स लिंकिंग की राजनीति। नहीं मुदित जी, उनको कोर्ट पर विश्वास वापस आ गया है आम आदमी पार्टी का। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज यही है, कोर्ट पर विश्वास वापस आ गया है। घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं कोर्ट से बड़े नहीं हो आप, कोर्ट पर विश्वास लौट आया है। अब मैं ऋषि जी के पास जाना चाहूंगी, ऋषि बागरी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट मुदित जी आ रही हूँ खोलिए, कोर्ट में जाइए। ओके आ रही हूँ मुदित जी। ऋषि बागरी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ऋषि बागरी। नहीं रीमा जी, मैं यही बोलना चाहूंगा, ये जो बोल रहे थे कि 16 स्कूल खुली है, इनफैक्ट 16 स्कूल नहीं खुली है, 16 स्कूल बंद हुई है। और मैं आपको कुछ आंकड़े और भी देना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि 24 फ्लाईओवर उन्होंने 5 साल में बनाया था, एक फ्लाईओवर नहीं बना। उन्होंने बोला था कि 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बनाई उन्होंने। आपको पता है 1027 स्कूल है, उसमें 750 स्कूल में प्रिंसिपल तक नहीं है और प्रॉपर टीचर्स नहीं है। आप ये बात करते हैं एनवाईटी में इन्होंने ऐड दे दिया है, स्कूल का एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, इनके मतलब 1000 में से 750 स्कूल में तो प्रिंसिपल तक नहीं है। तो ये तो इनकी हालत है। और बात बड़ी बड़ी करते हैं, एक आरटीआई में ही इन्होंने कहा है कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है, नया एक भी हॉस्पिटल इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। ये तो इनका ही आरटीआई, इनकी गवर्नमेंट की आरटीआई बोलती है ये सारी चीज। या तो ये आरटीआई में झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों जगह में डिफरेंस है। घनेंद्र जी फिर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, फिर से झूठ आ गया।
रीमा जी, एक आपकी चर्चा में 4 बार आया प्रिंसिपल की नियुक्ति। एक बार उस पर सुन लीजिए और आपके दर्शकों को पता चल जाए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है वो यूपीएससी करता है। यूपीएससी डीओपीटी के अंतर्गत आता है। डीओपीटी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और डीओपीटी ने यूपीएससी से अरविंद केजरीवाल के अंडर में क्या आता है, मैं ये जानना चाहती हूँ धनेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल के अंडर में क्या आता है? अरविंद केजरीवाल के अंडर में क्या आता है? अरे कुछ आता है? समझ में आई, कुछ है उनके अंडर में या नहीं? एक मिनट लूंगा, मुझे तो बात नहीं समझ में आई। एक सेकंड, सब कुछ आपके पास है ना? ओके, काम करने दो, ओके, हमारा छुटकारा करवा दो। ठीक है अनुजा जी, कब काम करने देंगे अरविंद केजरीवाल को? जल्दी से, समय की बात है, काम करने देंगे या नहीं देंगे? देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, 10 सेकंड लूंगा। 1 सेकंड मोदी जी, 1 मिनट। अनुजा जी वेट कर रही है से। हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि पहले तो ये सारे लोग एक बार लॉ पढ़ ले, इनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग डिबेट पे बैठते हैं तो ये सारी बातें सेंटर के ऊपर, ये सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर पर, सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर पर, इनके ऊपर ला कर थोप देते हैं और एंड में कहते हैं मतदान हमें मिला, सब कुछ हमें मिला, हम सब कुछ जगह पे खड़े हैं। हेल्थ जी, हमें हेल्थ से रिलेटेड काम नहीं करने दे रही। वैक्सीनेशन के दौरान पे ये सबसे ज्यादा पैनिक अटैक अरविंद केजरीवाल जी को हुआ था, सबसे ज्यादा होर्डिंग दिल्ली में हुई थी। इन्होंने बाकी राज्यों के भी सामान लाकर यहाँ रख लिया था, यहीं से करेंगे। यमुना सफाई नहीं हो रही, पूछिए किसकी वजह से नहीं हो रही? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। क्यों? नजफगढ़ लेन सेंटर ने करवानी होगी साहब, इन्होंने तो करनी नहीं है। नहीं, और सेंटर ने यहां तक पैसे दे दिए। पूछिए एसटीपी प्लांट्स कितने लगाए? अब इनसे पूछिए स्मोक टावर, मैं सीपी में बैठी उस वक्त, पूछिए स्मोक टावर्स कितने की मेंटेनेंस आप करवा रहे हैं। और जब भी दिवाली का टाइम, जब भी नवंबर का टाइम आता है, इनके स्मोक टावर्स रीमा जी मेंटेनेंस में चले जाते हैं। ये इतना बड़ा इनका छलावा है, ये पैसे भरते हैं और ये जितनी पॉलिसीज निकालते हैं, ये पॉलिसीज ही सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए, पैसों को डाइल्यूट करने के लिए लगाते हैं। आप पूछिए इनसे, जब ये एजेंसीज को बुलाते हैं और ये जब इन्होंने ये जो कैंपेनिंग के दौरान पॉलिटिकल कैंपेनिंग अंडर द एम्बिट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन्होंने करी है, पूछिए उसका जो सारा जो देखने वाला कौन था? क्या इन्होंने गवर्नमेंट के सर्विसेज वालों को बुलाया था? नहीं, इन्होंने अपने बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इनसे ये पूछे इनके टेंडर्स कौन निकालता है? ये टेंडर सर मैम पब्लिक नहीं करते। लिकर पॉलिसी कितना बड़ा कांड है, इनके स्टिंग ऑपरेशंस हुए। अच्छा ठीक है, ओके अनुजा जी, वक्त की बात है, 10 सेकंड पहले मोदी जी फटाफट बोले और मैं उसके बाद धनेंद्र जी के पास जाऊंगी। 10 सेकंड। हाँ, देखिए केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस समझ लीजिए, करप्शन और प्रोपेगेंडा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। बाद में हुई थी कि पराली के डीकंपोजर से हमने पराली की समस्या दूर कर दी। आप जान के हैरानगी होगी, डीकंपोजर खरीदे थे 50 लाख रुपए के और ऐड दिए थे 19 करोड़ रुपए के। ऐसे चल रही है। चलिए ठीक है, वक्त नहीं है मोदी जी, ठीक है वक्त नहीं है, मैं जवाब लेकर धनेंद्र जी से खत्म करूंगी। धनेंद्र जी, बस अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता कब तक भुगतेगी, क्योंकि अब तो एमसीडी में भी आ गए आप, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है अभी पावर्स को लेकर के क्राइसिस चल ही रहा है, तो वो तो दिल्ली की जनता भुगत ही रही है ना, कब तक भुगतेगी? बस ये बताइए जल्दी से। रीमा जी, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि एलजी साहब अपने काम कर ले, हमें अपना काम करने दे। सब कुछ ठीक चल रहा था, आगे भी सब कुछ ठीक होगा। एलजी साहब अपनी ड्यूटीज निभा लें, हम अपना काम कर लेंगे। हमें जो काम दिया दिल्ली के लोगों ने, हम अपना काम कर लेंगे। एलजी साहब अपना काम करें, पुलिस ठीक करे, लैंड का काम देके, पब्लिक ऑर्डर का काम देके, बाकी सारे काम हम कर लेंगे। एलजी साहब हमारे कामों में रोज टांग मत अड़ाए। ये कौन तय करेगा किसका क्या काम है? ये कौन तय करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया, तो संविधान का पालन करेंगे ना? संविधान का पालन आप करेंगे ना? मैं वही जानना चाहती हूँ। एलजी साहब को करना है, एलजी साहब को करना है। आप लोग करेंगे या नहीं? आम आदमी पार्टी करेगी? हम कर रहे हैं। एलजी साहब को बताइए, एलजी साहब को सिखाइए कैसे काम करना सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत के हमारे इस शो में जुड़े, और इसीलिए जब सवाल खड़े होते हैं कि संविधान में किसका क्या हक है, किसकी क्या शक्तियां हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पहले भी सभी सही चल रहा था, आगे भी चलेगा, लेकिन ये सही 8 साल से तो देखने में नहीं मिला, क्योंकि 8 साल में जितने भी मुद्दे रहे, और खासकर अब तो दिल्ली की सफाई से लेकर कूड़े के निदान तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार एलजी के ऊपर ही सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी ने। और इसीलिए आज जो सवाल खड़ा हुआ कि आखिर दिल्ली का असली बॉस कौन है, वो मतभेद लगता है कि चलते रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।